15 सितंबर 2008 एक ऐसी डेट जिसने पूरे फाइनेंशियल मार्केट को हिलाकर रख दिया था। इस दिन एक 158 साल पुरानी इंस्टीट्यूशन लेमन ब्रदर्स बैंकरप्ट हो जाती है। इसकी बैंकरप्सी सिर्फ एक कॉर्पोरेट फेलियर नहीं था, बल्कि इसका असर पूरी ग्लोबल इकोनॉमी पर पड़ा, जिसने और क्राइसिस को ट्रिगर किया एंड फाइनली 2008 का ग्रेट रिसेशन आ गया। अब ये कहना भी सही नहीं कि सिर्फ लेमन ब्रदर की वजह से ये रिसेशन आया था, बट ये इसका एक बहुत बड़ा रीजन थे। बट लेमन ब्रदर्स थे कौन और कैसे एक इतना बड़ा जायंट बैंकरप्ट हो गया था? तो ये बेसिकली एक इन्वेस्टमेंट बैंक थे। अब अधिकतर लोग इन्वेस्टमेंट बैंकिंग के बारे में नहीं जानते होंगे, क्योंकि आमतौर पर जनरल पब्लिक का इनसे कुछ काम पड़ता नहीं है। इनसे काम पड़ता है बड़ी कंपनीज को। बट लकीली आप इस चैनल पे हैं तो मैं आपको अच्छे से समझाऊंगा कि ये कैसे काम करते हैं। जैसे मान लीजिए किसी कंपनी को अपना आईपीओ लेकर आना है, मतलब वो अपनी कंपनी का कुछ एक पर्टिकुलर पोर्शन पब्लिक में बेचना चाहती है, तो लेमन ब्रदर्स जैसी इन्वेस्टमेंट बैंक उन्हें ये करने में मदद करती है। ये काइंड ऑफ मिडल मैन की तरह काम करते हैं, जिसमें पूरा ट्रांजेक्शन इनके थ्रू होता है और इस प्रोसेस को कहते हैं अंडरराइटिंग। सिमिलर विद डेट फाइनेंसिंग, अगर किसी बड़ी कंपनी को लोन की जरूरत होगी तो वो इन्वेस्टमेंट बैंकर्स को पकड़ेगी और इन्वेस्टमेंट बैंक्स अच्छे इन्वेस्टर्स जो पैसा देना चाहते हैं उन्हें उनसे कनेक्ट कर देगी। एंड सेम विद एक्विजिशंस, मर्जर्स, मतलब बड़ी कंपनीज इनको पकड़ती है। लेमन ब्रदर्स को ऑफिशियली 1850 में लॉन्च किया गया था। मतलब जब 2008 में ये बंद हुई तो ये 158 साल पुरानी इंस्टीट्यूशन हो गई थी और किसी इतनी पुरानी कंपनी को इस तरह से डूबते देखना काफी सैड था। इसका नाम हेनरी लेमन और उनके दो भाई मेयर और इमैनुअल लेमन के नाम पर पड़ा। 1850 तक ये तीनों भाई यूएस में अपना एक लेमन ब्रदर नाम से एक स्टोर चला रहे थे। बट अनफॉर्चुनेटली इस टाइम पर हेनरी की मृत्यु हो जाती है और अब सिर्फ ये दो भाई बच जाते हैं जिन्हें सारा काम संभालना था। यू विल सरप्राइज्ड बाय नोइंग दैट इट वाज एक्चुअली कॉटन जिससे इनकी जर्नी में ट्रांजिशन की शुरुआत होती है। हालांकि आज कॉटन सुनने में थोड़ा अजीब लग रहा होगा, बट उस टाइम पर कॉटन एक बहुत बड़ी चीज हुआ करती थी। उस टाइम पर लेमन ब्रदर्स के स्टोर के अधिकतर कस्टमर फार्मर्स हुआ करते थे, जो सामान के बदले पैसे के बजाय कॉटन दिया करते थे और फिर लेमन ब्रदर्स उस कॉटन को आगे बेचकर पैसे कमाते थे और इस तरह से उनके कनेक्शंस भी अच्छे बन गए थे। और जब उन्हें इसमें प्रॉफिट दिखना शुरू हुआ तो वो डायरेक्टली फार्मर से कॉटन खरीद कर ही मैन्युफैक्चरर या जिसे भी जरूरत होती थी उन्हें बेचना शुरू कर देते हैं और यही उनका नया बिजनेस बन जाता है। अभी यहाँ से एक लॉजिकल मूव चलते हैं, ये कॉटन के साथ साथ बाकी अदर कमोडिटीज में भी एक्सपेंड करना शुरू कर देते हैं और ये सही डिसीजन भी था, क्योंकि टाइम के साथ कॉटन का बिजनेस इतना अच्छा परफॉर्म नहीं कर रहा था जितना वो पहले करता था। अब देखो इन्होंने कैसे शुरू किया था और अब ये फाइनेंस में जंप करने वाले हैं, जिसमें वो कंपनीज और इन्वेस्टर के बीच मिडल मैन का काम करेंगे। 1900s में उनका सबसे पहला टारगेट था रिटेल। अगेन ये आज के टाइम पर थोड़ा स्ट्रेंज लग सकता है, बट उस टाइम पर ये बहुत रिस्की माना जाता था। फॉर्चुनेटली लेमन ब्रदर्स को कुछ अच्छी कंपनीज मिल जाती है जिनके साथ वो बिजनेस करते हैं। रिटेल के बाद वो मूवीज में गए, जहां उन्होंने पैरामाउंट और फोक्स के साथ काम किया और फिर एक के बाद एक कंज्यूमर गुड्स, एविएशन, ऑटोमेकर्स, टेक्नोलॉजी, मतलब उन्होंने सब चीज में अपने पैर घुसा लिए थे और अपने आप को एक बड़े और रेप्यूटेबल इन्वेस्टमेंट बैंक के तौर पर एस्टेब्लिश कर लिया था। नाउ बैंकरप्सी पर आते हैं। सो ऑब्वियसली किसी भी बड़ी चीज जिसके पास इतनी पावर, इतनी स्ट्रेंथ हो, उसे गिराने के लिए भी किसी बड़ी चीज की जरूरत होगी। उस टाइम के आसपास एक मॉर्गेज क्राइसिस भी आया था, मे भी आप जानते होंगे। चलो मैं एक ओवरव्यू दे देता हूँ। तो उस टाइम पर .com बबल बस्ट आया था और भी कई रीजंस की वजह से स्टॉक मार्केट डाउन था और लोगों को पैसे कमाने के लिए रियल एस्टेट इसका एक बेस्ट अल्टरनेटिव दिखाई दे रहा था। तो उस टाइम पर बैंक्स ने अपने लोन के इंटरेस्ट रेट भी कम कर दिए थे, गवर्नमेंट इंसेंटिव्स भी मिल रहे थे, तो रियल एस्टेट की डिमांड के साथ साथ उसकी प्राइसेस भी बूम पर थी और बहुत से लोग इसे एक सॉलिड इन्वेस्टमेंट समझ रहे थे और जो लोग इसे अफोर्ड नहीं भी कर सकते थे वो भी लोन ले लेकर जमीनें खरीद रहे थे। अब यहाँ पर सब प्राइम मॉर्गेज लोन गेम में आते हैं। मतलब जब कोई ट्रेडिशनल लोन के लिए क्वालिफाई नहीं कर पाता था, उसका क्रेडिट स्कोर खराब होता था और व्हाटएवर इट इज, तो ऐसी कंडीशन में उन्हें हाई इंटरेस्ट रेट पे सब प्राइम मॉर्गेज लोन दिए जाते थे। वैसे ये बहुत रिस्की होते थे, बट अगर आप एक बैंक है देन हु केयर्स, क्योंकि अगर वो लोन रीपे नहीं भी करते हैं, उसमें डिफॉल्ट कर देते हैं, तो आप जमीन बेचकर, घर बेचकर पैसे रिकवर कर सकते हैं और इस तरह से उस टाइम पर सब पैसे बना रहे थे। बट कुछ टाइम बाद इंटरेस्ट रेट बढ़ जाती है और रियल एस्टेट की डिमांड के साथ साथ प्राइसेस भी टूट जाती है। ऑन टॉप ऑफ दैट वो जो दबा दबा कर सब प्राइम मॉर्गेज लोन दिए जा रहे थे, उनके इंटरेस्ट पेमेंट इतना ज्यादा हो गया था जितनी तो घर की वैल्यू नहीं बची थी, तो ये खुद पर ही उल्टा पड़ रहा था और ये लेमन ब्रदर्स के लिए बिल्कुल भी अच्छा नहीं था, क्योंकि वो इस रियल एस्टेट बिजनेस में मल्टीपल लेवल्स में इन्वॉल्व थे। आई मीन रियल एस्टेट में आने से कंपनी को नो डाउट काफी फायदा हुआ। 2007 में उनका प्रॉफिट $4 बिलियन को क्रॉस कर चुका था और उनका रेवेन्यू भी अपने ऑल टाइम हाई $60 बिलियन तक
पहुंच गया था एंड दिस वाज पीक ऑफ लेमन ब्रदर्स। बट जब रियल एस्टेट की वैल्यू टूटने लगी वो अफेक्ट होने लगे। तो बेसिकली उस टाइम पर एक मॉर्गेज बैक सिक्योरिटीज होती थी। तो जब भी कोई रिटेल बैंक कोई मॉर्गेज लोन देता था तो उसकी एक वैल्यू होती थी, क्योंकि जो भी इंसान लोन लेता है वो अपने अगले 15 से 30 साल उस लोन को रीपे करने में बिताएगा। तो इसकी एक वैल्यू होती थी जिसे बेचा जा सकता था, और इसलिए रिटेल बैंक्स इन मॉर्गेज को इन्वेस्टमेंट बैंक्स को बेचते थे, जिससे उनका सारा रिस्क भी इन्वेस्टमेंट बैंक को ट्रांसफर हो जाता था और फिर इन्वेस्टमेंट बैंक इसका पैकेज बनाकर इन्वेस्टर्स को बेच देते थे और इस बीच ये कमीशन कमाते थे। आई नो ये फिर से थोड़ा सा ट्रिकी हो रहा है, बट ये जानना जरूरी था क्योंकि लेमन ब्रदर्स उस टाइम पर हजारों लोगों के मॉर्गेजेस जिनकी वैल्यू 76 बिलियन डॉलर से ज्यादा थी उनके मालिक थे। अब जैसे ही लोगों ने लोन में डिफॉल्ट करना शुरू किया, इनके लिए खतरे की घंटी बजना शुरू हो गई थी। ऑल्सो कुछ टाइम पहले वो खुद ही रिटेल बैंक की तरह फंक्शन कर मॉर्गेज देना भी शुरू कर देते। अर्ली 2000s में इन्होंने 5 कंपनीज को एक्वायर किया था, जिनमें से एक रिस्की सबप्राइम मॉर्गेज लोन देने में स्पेशलाइज थी। 2007 के एंड तक इनके पास 5.2 बिलियन डॉलर के सबप्राइम मॉर्गेज लोन थे, जिनमें से अधिकतर में डिफॉल्ट होने वाला था। ऑन टॉप ऑफ दैट लेमन ब्रदर्स ने खुद भी 22 बिलियन डॉलर रियल एस्टेट में लगा रखे थे। तो जब मार्केट क्रैश हुआ तब यहाँ भी इन्होंने बिलियंस ऑफ डॉलर्स गवा दिए थे। एंड इफ इट वाज नॉट इनफ, मैं आपको एक और चीज बताता हूँ जिसने इनकी कंडीशन को और वर्स बना दिया था। लेमन ब्रदर्स ने रियल एस्टेट खरीदने के लिए डेट भी उठा लिया था। उनका मानना था कि वो लो इंटरेस्ट रेट में लोन उठाकर उसे रियल एस्टेट में इन्वेस्ट कर हाई रिटर्न्स निकाल लेंगे, बट चीजें उस तरह से काम नहीं कर पाई। जब इन्होंने बैंक्रप्सी फाइल की तब इनके एसेट्स इनकी लायबिलिटी से ज्यादा थे, मतलब 691 बिलियन डॉलर के एसेट्स थे और 668 बिलियन डॉलर की लायबिलिटीज थी। सो थ्योरेटिकली तो अगर वो अपने सारे एसेट्स बेच देते हैं तो वो आसानी से अपने लायबिलिटीज को पे कर सकते हैं, बट वो सब कुछ बेच ही नहीं सकते थे क्योंकि उनमें से अधिकतर इनकी इन्वेस्टमेंट्स थी जिन्हें कोई भी टच नहीं करना चाहता था। 691 बिलियन डॉलर के एसेट्स थे, बट कैश में सिर्फ इनके पास 7 बिलियन डॉलर थे, विच वॉज वेरी बैड। इट्स लाइक कि आप मोनोपोली खेल रहे हो। आपने पैसे उधार लेकर बहुत सारे घर, बहुत सारी जमीनें खरीद ली और जब आपसे आपका उधार वापस मांगा जा रहा है तब आपके पास कैश नहीं है। 15 सितंबर 2008 को इन्होंने बैंक्रप्सी फाइल की और इस तरह से इस 158 साल पुरानी इंस्टीट्यूशन का लेगेसी का अंत होता है। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और मैं आपको रेकमेंड करता हूँ कि आप स्क्रीन पर दिख रहे वीडियो को भी जरूर देखें। थैंक यू वेरी मच।